एक सवाल जी बहुत सारे दोस्तों की तरफ से पूछा गया। दोस्तों ने हुक्म फरमाया कि ये बताएं कि लॉ जर्नल्स में से कोई जजमेंट कैसे ढूंढी जा सकती है। तो लॉ जर्नल्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि 22 तरह के लॉ जर्नल हैं, लेकिन उन 22 तरह के पाकिस्तान में जो लॉ जर्नल आते हैं, उनमें से अपनी जजमेंट को कैसे, अपने जो रेलेवेंट आपको सपोर्ट कर रहा होता है केस लॉ, उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। उसके लिए ये है कि मैं सपोज आपने हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन में मर्डर हो गया, मर्डर में कंप्लेनेंट ने वहाँ एलिगेशन लगाया, उन्होंने 161 की 164 की स्टेटमेंट भी जमा करा दी, और 164 की स्टेटमेंट में उन्होंने पहले अपने 161 और फिर 164 की स्टेटमेंट में सिंपली पॉइंट और नाम लिया जी कि ये फलां बंदा भी था और उसने ये फायर किया, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई किसी किस्म की एविडेंस उसने नहीं दी। यानी हमारे अगेंस्ट सिर्फ 164 की ही स्टेटमेंट उसकी मौजूद है, यह एक मेयर एलिगेशन है हमारे ऊपर। उसके अलावा उसने किसी तरह का कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल या कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं की। अब इसमें हमारे पास दो स्टेजेस हो सकती हैं। एक स्टेज ये है कि अभी हम बेल स्टेज पे हैं। क्रिमिनल में आप देखते हैं कि बेल स्टेज पे तो हमें बेल चाहिए। अब बेल में भी हम लोगों ने देखना है कि ये हमारा जो अक्यूज्ड है वो आफ्टर अरेस्ट में है या प्री अरेस्ट में है या ये ट्रायल पे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जजमेंट में आपने देखना होता है कि ये किस स्टेज पे है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बेल स्टेज पे आके लोग जजमेंट ट्रायल की दे रहे होते हैं कि ट्रायल में एक्विट कर दिया गया तो वो ये आगे लाते हैं। देखें, बेल स्टेज में टेंटेटिव असेसमेंट करनी होती है। ट्रायल में केस के मेरिट को डीपर अप्रिसिएशन की जाती है उसमें कि क्या ये बनता है या नहीं बनता। इसी प्रपोजिशन को हमने डिस्कस करना है। तो देखें, सबसे पहले नए दोस्तों के से मैं मुखातिब हूं, तो सबसे पहले आप देखें कि आपका ये किस साइड पे आ रहा है। तो ये क्रिमिनल केस आपका बनता है। जब आपको मर्डर में या क्रिमिनल में चाहिए तो क्रिमिनल में आप देखेंगे कि कौन कौन से डाइजेस्ट आते हैं। क्रिमिनल में सबसे पहले सबसे बड़ा डाइजेस्ट आप देखेंगे SCMR आता है। उसके बाद आप देखेंगे PCRLJ आता है, जो एक्सक्लूसिव क्रिमिनल की जजमेंट्स उसमें होती हैं। PLD में भी क्रिमिनल आता है, PLD में भी क्रिमिनल बताया जाता है। CRC है, उसमें क्रिमिनल की जजमेंट्स होती हैं। आप देखें, आपने इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आप जब ये ढूंढना शुरू करेंगे तो इसमें सपोज मैंने ये जजमेंट ढूंढनी है SCMR में। SCMR 2023 सबसे लेटेस्ट आ गया, इसका 8वां शुमारा इस वक्त मेरे पास है। मैंने जब ये SCMR खोलना है जजमेंट ढूंढने के लिए, SCMR में सबसे पहले तो जो इंडेक्स इसकी आएगी, हम इंडेक्स में अब सब्जेक्ट इंडेक्स आएगी, उसमें हम देखेंगे। इससे पहले हमारा सबसे पहले आप देखेंगे कंटेंट्स जो हैं वो टॉपिक्स के साइटेड के हवाले, साइटेशन के हवाले से आएंगे। उसमें क्या है, ये मैं आपको तस्वीर भी इसकी शेयर कर देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन 20 के करीब इसमें जो है वो इंडेक्स में दिए गए हैं टॉपिक्स। अब 20 के करीब टॉपिक्स में मुझे क्या ढूंढना है। मुझे सबसे पहले, मैं क्योंकि इसमें आफ्टर रेस्ट बेल के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो आफ्टर रेस्ट का मुझे पता होना चाहिए कि वो CRPC के तहत होती है। CRPC में 497 डील करता है। तो मैंने अब CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस इंडेक्स में देखना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहाँ पे है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ भी है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोई 6 नंबर पे इस पे आता है। अब मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जब जाना है तो आगे मैंने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सा डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे अगर 497(1) मुझे मिल गई है कि उसकी एक जजमेंट यहाँ पे 497(1) और 497(2) के हवाले से जजमेंट है। अगर यहाँ पे 497 के हवाले से, क्योंकि मुझे जरूरत वो है, ना होता तो ये डाइजेस्ट मेरे किसी काम का नहीं था। आपको सिर्फ इंडेक्स को देख के ही पता चल जाता कि ये डाइजेस्ट आपके किसी काम का नहीं है। सपोज यहाँ पे आपका वो नहीं होता तो आपको ये छोड़ देना चाहिए था, आप दूसरा डाइजेस्ट देखते। मुझे क्योंकि लकीली ये हुआ कि मैंने जो पहला शुमारा उठाया, पहले रिसाले से ही मुझे ये पता चल जाए, मुझे इसमें मिल गया कि 497 में इसमें है। अब मैं देखता हूँ कि ये 497(1) जो है CRPC वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि पेज 5 पे अवेलेबल है ये। अब मैं डायरेक्ट पेज 5 पे चला जाता हूँ कि पेज 5 पे जो सब्जेक्ट इंडेक्स है उसमें 497 की 2 जजमेंट्स इस पे
मेंशन की गई हैं। 2 जजमेंट्स ही इसमें इस शुमारे में हैं जो 497 के हवाले से मुझे जो ज़रूरत है, मैं जब ये पढ़ना शुरू करता हूँ कि यहाँ पे 497(2) आ गया, इसमें पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 302। अब जो इम्पोर्टेंट है कि मुझे चाहिए किस लिए, क्या मुझे 302 के लिए चाहिए, 324 के लिए चाहिए, 337 के लिए चाहिए, 452 के लिए चाहिए, 380 के लिए चाहिए, मुझे किस सेक्शन में वो ज़रूरत है। अब मुझे 497 तो मिल गई, अब मैंने आगे जब पढ़ना है तो पता चला जी कि ये सेक्शन 302, 324, ये यहाँ पे मेरे काम की 2 चीजें निकल आई। अब यहाँ पे आई तो मुझे समझे कि मैं अपना रेलिवेंट, शायद अब इसमें प्रोपोजिशन मेरी तरह की हो, तो मैं जब इसे पढ़ूंगा तो इस पे आगे फिर शॉर्ट लिखा हुआ है कि कत्ले आमद है, अटेम्प्ट टू कत्ले आमद है, कॉमन इंटेंशन है, अनलाइसेंस्ड पोजेशन ऑफ आर्म्स है और बेल ग्रांट ऑफ है। जब ये देखूंगा इसमें हो सकता है लिखा हो बेल रिफ्यूज, यानी अगर तो मैं प्रोसिक्यूशन साइड पे हूँ तो मुझे बेल रिफ्यूजल पे चाहिए, फिर मैं आगे पढ़ूंगा। अगर बेल ग्रांट ऑफ पे है तो फिर मुझे पढ़ने का फायदा कोई नहीं, ये मुझे फायदा नहीं देगी। तो क्योंकि टाइम कम है, मैंने अपने रेलिवेंट ढूंढना है, तो उसमें मैं क्योंकि ग्रांट ऑफ लिखा है, अब मेरा इसमें इंटरेस्ट ये हो गया कि मेरे जो मुलजिम है उससे भी आर्म अनलाइसेंस्ड आर्म उससे भी रिकवर हुए हैं। अच्छा, मेरे मुलजिम है जो 302 में भी है, 324 में भी है, अब और इसमें 324 में बेल ग्रांट हुई है, तो फिर मुझे देखना चाहिए कि ये क्या है। इसमें आगे जाके मैंने जब देखा तो लिखा है कि नो डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द अक्यूज्ड, counsel for complainant and law officer could not point out any material connecting the accused with the crime at present stage except the statement of the complainant under section 164 CRPC। अब यहाँ पे आ गया, मुझे ये मिल गया जी मेरा कि वो उन्होंने कह दिया जी कि 164 के अलावा, यानी एग्जैक्ट 100% वो जजमेंट मिल गई जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब मैंने क्या करना है कि ये जजमेंट मैंने डायरेक्ट चला जाना है, यहाँ तो थी मुझे ये, हाँ इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि मैंने देखा ये अब किस पे है, तो ये आगे लिखा कि 1514 पेज पे ये आपको जजमेंट 1514 सफा पे ये जजमेंट चली जाएगी। तो मैं इस डाइजेस्ट से डायरेक्ट 1514 सफे पे चला गया हूँ। अब मैं 1514 सफे पे जब आया हूँ तो यहाँ पे ये जजमेंट मुझे मिली है, जहाँ पे हेड नोट वही है जो सब्जेक्ट इंडेक्स में हेड नोट दिया गया था, वही हेड नोट ये है। अब मैंने उस हेड नोट से देखा तो उसके नीचे मैंने जब हेड नोट मुकम्मल हुआ तो वहां देखा कि 1515 ए पे, यानी मेरा ये हेड नोट, ये मुझे ऑपरेटिव पैरा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये जजमेंट काफी सफे की भी हो सकती है। ऑपरेटिव पैरा मुझे मिलेगा 1515 ए पेज, 1515 पेज पे, और उसमें जो कॉलम उन्होंने ए लिखा हुआ है उस कॉलम ए में मुझे मेरी ये रेलिवेंट जजमेंट मिल जाएगी। तो मैंने जब ऑनरेबल कोर्ट में भी उन्होंने ये जैसे ही मिलेगी और ग्रांट ऑफ 100% मेरे मुताबिक हो गया, मैंने इस पे फ्लैग लगा लिया। इसकी जो मैंने कॉपी ली, इसकी जो मैंने कॉपी कराई, कॉपी को हाईलाइट कर लिया। याद रखें, बुक में जब आप एक हेड नोट लिखा हुआ है और उस हेड नोट को आपने हाईलाइट कर लिया, अब इसमें लकीली एक ही हेड नोट है, एक ही चीज है, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक जजमेंट जिसमें 5-7 हेड नोट्स हैं, आपने एक हेड नोट हाईलाइट कर लिया, तो आपको जब दोबारा ये जजमेंट किसी में जरूरत पड़ेगी, हो सकता है उसमें बाकी 2 हेड नोट आपको जरूरत हो, तो आप जब आप वहां पे ले जाएंगे तो आपको पढ़ने में से मुश्किल होगी। वहां पे मुश्किल ये पेश आएगी कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये मैंने कौन से हाईलाइटेड हेड नोट करना है। इसलिए इसमें हाईलाइटेड जो पोर्शन करना है वो आपने फोटो कॉपी पे करना है, इसलिए यहाँ पे आपने इसको हाईलाइटेड नहीं करना। इसमें बेहतरीन तरीका इसका यह है कि जब आप इस जजमेंट को पढ़ रहे हो तो लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल से इस जजमेंट में आप देखें कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका आपको पता नहीं, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका आपको पता नहीं। जैसे ही आपने सपोज पढ़ना शुरू किया कि 324, अब मेरे जहन में आना ये था 324 क्या है, अगर मुझे पता है तो मैं स्किप कर दूं, तो मैं पहले पीपीसी को निकालूं और पीपीसी को निकाल के मैं 324 की साइड पे आ जाऊं। मैं 324 पे आऊं पीपीसी को निकाल के और मैं पढ़ूंगा 324 क्या है, एक तो वो क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद आप आते हैं, कोई फ्रेज लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, वोकैबुलरी ऐसी है जिसमें आपको नहीं पता, उसको लेड पेंसिल से याद रखें, लेड पेंसिल से उसकी साइड पे आप उसका जो मानी है वो लिख लें, ताकि आप दोबारा जब भी पढ़ें आपको आसानी हो। और आप जब तक इस तरह 2-4 दफा लिखेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आपने इसको
इस जजमेंट में से अपनी अपना मर्जी का जो आपने वो निकाल लिया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, साइटेशन सर्च करने के हवाले से, कोई भी जजमेंट प्रोड्यूस करने के हवाले से और सर्च करने के हवाले से। यहाँ पे ये है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि अक्सर हम जब कोर्ट में अपीयर होते हैं या एसोसिएट को कहते हैं यार कि मुझे ये फर्दर इंक्वायरी पे कोई जजमेंट निकाल के आप दें। सिमिलरली मैं अपनी ये प्रोपोजिशन डिस्कस करता हूँ उन पे कि लाश की आंखें खुली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि कोई वारिस वहां पे मौजूद नहीं था। अब होता ये है कि मुझे ये जजमेंट रिक्वायर्ड है 497 के लिए, ठीक है। तो होता ये है कि अक्सर हम जो एसोसिएट्स निकाल के ला रहे होते हैं जजमेंट, वो जजमेंट ट्रायल पे होती है। अब ट्रायल क्या है, याद रखें, जब भी आप यहाँ पे देखेंगे आप सीआरपीसी में आ गए, सीआरपीसी में 497 पे आ गए, फिर आपको रेलिवेंट वो जजमेंट मिलेगी। लेकिन आपको जजमेंट अगर ट्रायल की जरूरत है तो फिर आप इसमें 497 में आपको नहीं मिलेगी। फिर आप जाएंगे, जैसे आप पीपीसी आपने ढूंढा, पीपीसी में 302 आ गया। अब वहां पे जो पीपीसी में 302 होगा तो वहां पे जो एविडेंस होगी उसको अप्रिशिएट किया होगा, वहां पे लॉ पॉइंट डिस्कस होंगे, तो फिर वो जजमेंट जो आप ट्रायल पे देंगे वो अलग होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि देखें, प्री रेस्ट और आफ्टर रेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमारी वो वीडियो जिसमें हम लोगों ने प्री रेस्ट को डिस्कस किया हुआ, आप सर्च कर लीजिएगा जिसको जरूरत हो। प्री रेस्ट में आप जब आते हैं तो वहां पे भी मैंने देखा है जी कि प्री रेस्ट हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं और वहां पे जो साइटेशन कोड हो रही होती हैं, जो जजमेंट प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, वो आफ्टर रेस्ट की होती हैं। सिमिलरली आप जब प्रोसिक्यूशन साइड से हैं, कंप्लेनेंट साइड आके जजमेंट कर रही है, तो उस जजमेंट को आप नोट करें जो दूसरी साइड प्रोड्यूस कर रही है जजमेंट, उस जजमेंट को नोट करें। अक्सर ये होता है कि वो जजमेंट आप दे जाते हैं, ऑनरेबल जजेस साहब के पास भी इतना टाइम नहीं होता, वो उससे मे बी वो असर ले लें, उससे इफेक्ट हो, उससे अपना ओपिनियन बनाएं, आप उस जजमेंट को निकालें तो मे बी उसी जजमेंट में उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बात हो। आप फिर वहां पे डिस्कस कर लेंगे जी कि मेरे केस में ये चीज मुख्तलिफ है और ये चीज इस केस में नहीं थी। सपोज मैंने बताया कि सिर्फ 164 की स्टेटमेंट है और 164 की स्टेटमेंट पे ये एक रीजन तो हो सकता है कि उसके पास दीगर कोई मटेरियल नहीं है, तो आपने जब जजमेंट पढ़ी तो जजमेंट में आपको पता चला कि इसमें तो सिर्फ इस वजह से किया गया, जबकि आपके केस में तो उससे जो रिकवरी हुई है वो भी प्रूव हो रही है और उसके बाद विटनेसेस भी मौजूद हैं, मौके पे सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इस तरह का आपको जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल आपके केस में, फिर आप कहेंगे ये तो ये ग्राउंड पे हुआ है, मेरा केस इस केस से डिफरेंट है। फिर वो आप वो जो कोड करेंगे तो वो याद रखें कि 497 में आप देखेंगे मे बी जो जजमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रायल की हो, मे बी वो जो जजमेंट प्रोड्यूस हो रही हो वो 497 की और आपने 498 अपोज करना है। इसमें ये देख लिया करें। ये देखते हुए आप जब वहां पे करते हैं ना, जब जजमेंट हम पेश करते हैं बड़े ऑथेंटिक तरीके से जाते हैं, तो देखने वाले मुखालिफ वकील साहब भी और देखने वाले जज साहब को भी पता चल जाता है कि वकील साहब को जजमेंट ढूंढनी कोई नहीं आती। उनको ये नहीं पता कि साइटेशन क्या है, उनको ये नहीं पता कि जजमेंट क्या है, उनको ये नहीं पता कि हेड नोट क्या है, उनको ये नहीं पता कि इसमें जजमेंट क्या है, उनको ये नहीं पता कि हेड नोट की अहमियत क्या है और जजमेंट के ऑपरेटिव पैरा की क्या अहमियत है। इसमें अलग से जो एक वीडियो हेड नोट्स के मुतालिक है वो भी की है, कोशिश करेंगे कि हम इसे पोर्शन वाइज कर दें ताकि आप उसको पोर्शन वाइज देखते रहें। एक वीडियो कंप्लीट कर देंगे, एक पोर्शन वाइज कर देंगे, तो इसमें मेरी हम्बल सबमिशन तमाम दोस्तों से कि बहुत जबरदस्त चीज है। जो वकील जजमेंट नहीं पढ़ता समझे कि वो वकील है ही नहीं। आप में डिफरेंस जो होता है, एक साइड पे बहुत सीनियर वकील खड़े हैं, एक साइड पे आप नई प्रैक्टिस वाले वकील हैं। दोनों में फर्क ये होगा कि जो सीनियर साहिबान है उनके पास टाइम ही कोई नहीं होता, वो क्लाइंट्स डील करते हैं, सोशल लाइफ होती है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं वो लेटेस्ट जजमेंट को देख के ना आए हो। आप उस लेटेस्ट जजमेंट को जब देख के जाएंगे तो जो बात आप वहां पे करेंगे ना, जो डिफरेंस होता है, फर्क आप में आपकी और दीगर बाकी कोई बंदा आके वहां पे बात करेगा एक ले मैन की तरह, लेकिन आप जब उस साइटेशन को कोड करके बात करेंगे तो फिर आपकी बात में वजन होगा। उस केस उस रेलिवेंट लॉ को उसकी सेक्शन को कोड करके करेंगे तो बात और होगी। तो इसमें ये इस तरह कोशिश करेंगे, ये इस तरह हम पढ़ना अगर शुरू करें, पढ़ के इसे महफूज करने का तरीका जो इससे पहले होता था वो तरीका ये था कि रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे।
रजिस्टर मेंटेन करने का एक अलग प्रोसेस है। जिन लोगों को शौक हो रजिस्टर से बेहतर चीज़ कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करें। लेकिन उसके साथ-साथ जो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे दोस्त, वो अपनी फेसबुक पे अगर इसको सदका जारिया, ये इल्म है, इसको सदका जारिया के तौर पे आपको जो अच्छा लगे, जो जजमेंट अच्छे लगे, उसे फेसबुक पे आप लगा दें तो ये आपका रजिस्टर ही बन जाएगा। अभी भी जिन दोस्तों को ज़रूरत होती है जजमेंट की, वो अपने फेसबुक के सर्च ऑप्शन पे जाएँ। सर्च ऑप्शन पे जाने के बाद वहाँ पे अपना कीवर्ड लिखें। तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रॉपर जजमेंट हमारे ऑफिस से कोई ना कोई जजमेंट जो अपलोड की होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी ना मिले तो हमारा ऑफिस इस सर्विस के लिए पूरे पाकिस्तान में लॉयर्स के लिए, पाकिस्तान से बाहर लॉयर्स के लिए ये सर्विस हमारी है कि अगर किसी को किसी भी लीगल इशू में कोई मसला आता है तो वो हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे वो शेयर कर सकते हैं, मुझसे प्रपोजिशन पूछ सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में इस छोटी सी सर्विस हमें प्रोवाइड करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे एक बहुत बड़ा काम जो है वो ये ले ले और हम अपनी लीगल कम्युनिटी के लिए आसानी पैदा करें, ताकि हमारी लीगल कम्युनिटी में प्रोफेशनलिज्म प्रोवोक हो, प्रोफेशनलिज्म इनकरेज हो और दोस्त मैक्सिमम इसकी तरफ आएँ और बेहतरीन तरीके से वो अपना केस पेश करें। थैंक यू वेरी मच। करेंगे कि अदालत में केस लॉज को पेश कैसे करना है। केस लॉज को पढ़ना, केस लॉज को समझना और केस लॉज को कोर्ट में उस जजमेंट को, रेलेवेंट जजमेंट को पेश करना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि किसी केस लॉ या जजमेंट को कोर्ट के सामने पेश कैसे करना है, उसे कोर्ट के सामने ऑनरेबल जज को देनी कैसे है वो जजमेंट। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 22 के करीब लॉ जर्नल हैं, जो हर साल की, हर माह की जितने भी हाई कोर्ट्स के, फेडरल शरीयत कोर्ट के अहम फैसला जात होते हैं, उनको उनमें से वो फैसले जो अप्रूव फ्रॉम फॉर रिपोर्टिंग होते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल जज साहब की तरफ से, वो उन पे कहा जाता है कि ये अहम फैसला है जिसमें कोई अहम नुक्ता डिस्कस होता है, कोई अहम केस लॉ डिस्कस होता है, कोई अहम पॉइंट डिस्कस होता है, उसको अप्रूव्ड करते हैं रिपोर्टिंग के लिए। जिसको जज साहब बेहतर समझते हैं कि ये बेहतरीन मेरा फैसला है, उसे वो अप्रूव्ड कर देते हैं और उस जजमेंट के नीचे वो नोट दे देते हैं कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। वो केस तकरीबन 3 से 4 महीने के प्रोसेस के बाद वो पब्लिशर के पास जाता है और पब्लिशर फिर उसको पब्लिश करते हैं। पाकिस्तान में 22 के करीब लॉ जर्नल मुख्तलिफ पब्लिशर पब्लिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली जो बात है वो देखना ये है कि किस तरह की प्रैक्टिस करने वाले किस को, यानी कि 22 के करीब लॉ जर्नल परचेज करना फिर उन्हें पढ़ना एक मुश्किल काम है, एक महंगा काम है, महंगा शौक है। उसमें मुमकिन नहीं होता कि ये सारे लॉ जर्नल्स रिसाले लिए जाएं और लेके पढ़ा जाए। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों को डिफाइन कर दूं कि किस तरह की प्रैक्टिस के दिलचस्पी करने वाले लोगों को कौन सा रिसाला इम्पोर्टेंट होता है और कौन सा उनको लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले क्रिमिनल प्रैक्टिस वाले दोस्तों को, जिनका इंटरेस्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस में है, उनके लिए जो अहम रिसाला है, सबसे अहम रिसाला SCMR है, जो हर तरह की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होता है। SCMR के बाद PCRLJ, CRC, PLJ, PLD, ये वो रिसाला जात हैं, YLR भी है, वो रिसाला जात हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस के हवाले से जजमेंट होती है। इसमें भी अगर आप मजीद स्पेसिफिक करना चाहें तो SCMR, PCRLJ और CRC, PLJ ये आप ले लें जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में जिनमें दोस्तों का इंटरेस्ट है। सिमिलरली सिविल प्रैक्टिस में जब आप आते हैं तो सिविल साइड पे, फैमिली साइड पे, सर्विस साइड पे जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए CLC एक रिसाला है जिसमें ये इस तरह की जजमेंट्स होती हैं। CLC में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि SCMR बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह की प्रैक्टिस के लोगों के लिए। SCMR में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गुज़श्ता माह या गुज़श्ता अरसे में अहम फैसला जात किए जाते हैं, जजमेंट्स अनाउंस की जाती हैं, उन जजमेंट्स का हवाला होता है। सिमिलरली इसमें जो सर्विसेज का काम करने वाले हैं उनके लिए PLC, SCMR, CLC इम्पोर्टेंट है, वो इसका मुताला करें। फैमिली के लिए भी आप देखेंगे तो आपको SCMR, PLD, YLR और CLC में इस तरह की जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह आपका इंटरेस्ट जिस साइड पे है
आप उस तरह की चंद जजमेंट्स आप लिखा लें। इसी तरह MLD बड़ा अहम है, MLD, PLJ इनको भी आप देख लें। इसमें कोशिश करें कि आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है। उस तरह की आप जजमेंट्स आप उस तरह के लगवा लें। जैसे कि हमारे ऑफिस में शुरू से ही 5 के करीब रिसाले हमारे ऑफिस में रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं, जिनमें SCMR, PLD, MLD, CLC, PCRLJ, YLR ये वो रिसाला जात हैं जो हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और इनसे हमें बड़ा फायदा होता है। याद रखें, कोई भी वकील कामयाब वकील उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी दोस्ती रिसालों के साथ नहीं करेगा। हर कामयाब वकील के पास क्योंकि मंथली डाइजेस्ट आने होते हैं, तो उसके पास उसके सराहने भी जो है वो कोई ना कोई रिसाला जरूर पड़ा होता है। आप कोई डाइजेस्ट है वो पढ़ लें और आप देखेंगे कि ऑफिस में समटाइम्स मसरूफियत की वजह से अगर टाइम नहीं भी मिलता, तो आप आपके बेड के सराहने जब रिसाला पड़ा होगा तो इसी टाइम में सोने से पहले, जहाँ आप मुख्तलिफ वज़ाइफ वगैरह करते हैं, उससे पहले अगर कुछ अरसे के लिए आप इसको प्रैक्टिस बना लें, उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप वहां से कम एक जजमेंट पढ़ें। आपको यकीन करें मजा आना शुरू हो जाएगा। जजमेंट्स का पढ़ना होता है, उससे आपकी प्रपोजिशन क्लियर होती है किस तरह की प्रैक्टिस के दिलचस्पी करने वाले लोगों को कौन सा रिसाला इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा उनको लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्रिमिनल प्रैक्टिस वाले दोस्तों को जिनका इंटरेस्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस में है, उनके लिए जो अहम रिसाला है, सबसे अहम रिसाला SCMR है, जो हर तरह की प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है। SCMR के बाद PCRLJ, CRC, PLJ, PLD ये वो रिसाला जात हैं, YLR भी है, वो रिसाला जात हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस के हवाले से जजमेंट होती है। इसमें भी अगर आप मजीद स्पेसिफिक करना चाहें तो SCMR, PCRLJ और CRC, PLJ ये आप ले लें जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में जिनमें दोस्तों का इंटरेस्ट है। सिमिलरली सिविल प्रैक्टिस में जब आप आते हैं तो सिविल साइड पे, फैमिली साइड पे, सर्विस साइड पे जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए CLC एक रिसाला है जिसमें ये इस तरह की जजमेंट्स होती हैं। CLC में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि SCMR बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह की प्रैक्टिस के लोगों के लिए। SCMR में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गुज़श्ता माह या गुज़श्ता अरसे में अहम फैसला जात किए जाते हैं, जजमेंट्स अनाउंस की जाती हैं, उन जजमेंट्स का हवाला होता है। सिमिलरली इसमें जो सर्विसेज का काम करने वाले हैं उनके लिए PLC, SCMR, CLC इम्पोर्टेंट है, वो इसका मुताला करें। फैमिली के लिए भी आप देखेंगे तो आपको SCMR, PLD, YLR और CLC में इस तरह की जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह आपका इंटरेस्ट जिस साइड पे है, आप उस तरह की चंद जजमेंट्स आप लिखा लें। इसी तरह MLD बड़ा अहम है, MLD, PLJ इनको भी आप देख लें। इसमें कोशिश करें कि आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है। उस तरह की आप जजमेंट्स आप उस तरह के लगवा लें। जैसे कि हमारे ऑफिस में शुरू से ही 5 के करीब रिसाले हमारे ऑफिस में रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं, जिनमें SCMR, PLD, MLD, CLC, PCRLJ, YLR ये वो रिसाला जात हैं जो हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और इनसे हमें बड़ा फायदा होता है। याद रखें, कोई भी वकील कामयाब वकील उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी दोस्ती रिसालों के साथ नहीं करेगा। हर कामयाब वकील के पास क्योंकि मंथली डाइजेस्ट आने होते हैं, तो उसके पास उसके सराहने भी जो है वो कोई ना कोई रिसाला जरूर पड़ा होता है। आप कोई डाइजेस्ट है वो पढ़ लें और आप देखेंगे कि ऑफिस में समटाइम्स मसरूफियत की वजह से अगर टाइम नहीं भी मिलता, तो आप आपके बेड के सराहने जब रिसाला पड़ा होगा तो इसी टाइम में सोने से पहले, जहाँ आप मुख्तलिफ वज़ाइफ वगैरह करते हैं, उससे पहले अगर कुछ अरसे के लिए आप इसको प्रैक्टिस बना लें, उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप वहां से कम एक जजमेंट पढ़ें। आपको यकीन करें मजा आना शुरू हो जाएगा। जजमेंट्स का पढ़ना होता है, उससे आपकी प्रपोजिशन क्लियर होती है। हमारे ऑफिस में शुरू से ही 5 के करीब रिसाले हमारे ऑफिस में रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं, जिनमें SCMR, PLD, MLD, CLC, PCRLJ, YLR ये वो रिसाला जात हैं जो हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और इनसे हमें बड़ा फायदा होता है। याद रखें, कोई भी वकील कामयाब वकील उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी दोस्ती रिसालों के साथ नहीं करेगा। हर कामयाब वकील के पास क्योंकि मंथली डाइजेस्ट आने होते हैं, तो उसके पास उसके सराहने भी जो है वो कोई ना कोई रिसाला जरूर पड़ा होता है।
आप कोई डाइजेस्ट है वो पढ़ लें, और आप देखेंगे कि ऑफिस में समटाइम्स मसरूफियत की वजह से अगर टाइम नहीं भी मिलता तो आप आपके बेड के सराहने जब रिसाला पड़ा होगा तो इसी टाइम में सोने से पहले, जहाँ आप मुख्तलिफ वज़ाइफ वगैरह करते हैं, उससे पहले अगर कुछ अरसे के लिए आप इसको प्रैक्टिस बना लें, उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप वहाँ से कम एक जजमेंट पढ़ें। आपको यकीन करें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जजमेंट्स का पढ़ना होता है, उससे आपकी प्रपोजिशन क्लियर होती है। जजमेंट के दो दो पोर्शन में जजमेंट को किया जाता है, एक होता है हेड नोट और दूसरा होता है जजमेंट। याद रखें, हेड नोट जजमेंट का हिस्सा नहीं होता। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हेड नोट जो है, स्क्रीन पे आपको हेड नोट्स नजर आ रहे हैं, ये हेड नोट जो होते हैं ये जजमेंट का हिस्सा नहीं होता। हेड नोट को पब्लिशर ने, वहां पे जो कातिब बैठे होते हैं, राइटर बैठे होते हैं, कंपोजर बैठे होते हैं, वो उस जजमेंट में से उसका क्रक्स जो है वो हेड नोट की सूरत में मेंशन कर देते हैं। जजमेंट पढ़ने का आसान तरीका यही होता है कि आप जजमेंट में सबसे पहले हेड नोट पढ़ते हैं। अगर हेड नोट में आपको समटाइम्स क्योंकि मसरूफियत होती है पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी जाती, तो हेड नोट में क्योंकि क्रक्स होता है, तो क्रक्स अगर आपको पसंद आता है तो आप हेड नोट से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अक्सर देखने में ये आया कि हेड नोट में सिर्फ वो लॉ पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, मे बी वो लॉ पॉइंट आपके फैक्ट्स के अगेंस्ट हो। अक्सर मैंने देखा है कि हम कोर्ट में हमारे दोस्त ऐसी जजमेंट पढ़ते हैं, पेश करते हैं, जो जजमेंट बेसिकली वो हेड नोट से देख के उन्होंने उससे लिया होता है व्यू कि इसमें क्या हुआ है, लेकिन हेड नोट पे तो वो मेंशन होती है, लेकिन समटाइम्स वो हेड नोट जो है वो पूरी जजमेंट का हिस्सा ही नहीं होता, वो जजमेंट में कहीं मेंशन ही नहीं होता। और समटाइम्स बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो जजमेंट दोस्तों ने पेश की होती है, उसमें जो एंड रिजल्ट होता है वो उनके अगेंस्ट होता है, क्योंकि हर केस अलग होता है, केस टू केस वेरी करता है। मे बी उसमें जो प्रोपोजिशन है वो प्रोपोजिशन आपकी प्रोपोजिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। इसलिए जरूरी है कि देखें कि इसमें हेड नोट जो आपने पढ़ के आपने वो जजमेंट अपने लिए पसंद कर ली, तो क्या उसमें सपोज आपने प्री रेस्ट में आपने कोई जजमेंट पेश की, जजमेंट को हेड नोट में आपने दे दिया, देख लिया कि उसमें उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कोई जो फार्मूला है वो बता दिया हुआ कि इस वजह से ये ऐसे हो सकता है, वो प्री रेस्ट में हो, लेकिन अल्टीमेटली आप देखते हैं कि उसका एंड रिजल्ट ये है कि उसमें ऑनरेबल जज साहब ने वो एग्री ही नहीं किया उस बात से, और उन्होंने उसकी जो बेल पिटीशन थी उसमें डिसमिस डिसमिस कर दी। तो ये जजमेंट आपकी फेवर में नहीं होगी, ये जजमेंट आपके अगेंस्ट यूज होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ मीन भाई कि हेड जजमेंट और क्या फर्क होता है, किसी केस लॉ में जजमेंट और साइटेशन में क्या फर्क होता है। देखिए, जजमेंट वो है जो बयान की गई है। अक्सर कोर्ट में जब जजेस कहते हैं जी वकील साहब ये साइटेशन बता दें क्या है, उस वक्त मैंने देखा है कि हमारे वकील दोस्त वहां पे साइटेशन के बजाय बजाय जजमेंट को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि जज साहब ने जजमेंट का कहा ही नहीं होता। सिमिलरली जज साहब कह रहे हैं बताएंगे जजमेंट क्या है इसमें, तो उस वक्त हम साइटेशन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइटेशन बेसिकली ये है, साइटेशन उसका इंट्रो को कहा जाता है। जैसे कि हमारे सामने पड़ी है 2023 SCMR पेज 302 कर लें सपोज। अब 2023 SCMR उसका पेज जो है ये साइटेशन होगी। अब इसमें जजमेंट जो है वो बिल्कुल अलग होगी। तो ये याद रखें, ये थोड़ा सा फर्क कि जब जजेस कहते हैं कि हमें साइटेशन दें, या कोई सीनियर हमें कहते हैं जी कि ये साइटेशन ढूंढ के लाएं, उस साइटेशन से मुराद ये होगी कि अब आप इसी तरह किसी को कहते हैं, उसे ये नहीं कहता ये जजमेंट निकाले, तो जजमेंट आपको हमेशा साइटेशन से मिलेगी। आपको अगर साइटेशन का पता है कि इसमें साइटेशन क्या है, इसमें किस ईयर की है सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि ये किस उसमें जर्नल में शाये हुई है, उसके बाद आप देखेंगे इसका पेज क्या है, तो तब जाके आपको साइटेशन का पता होगा, तो फिर आप उस जजमेंट को फाइंड आउट कर सकेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि जो हेड नोट होता है वो जजमेंट का हिस्सा नहीं होता, और याद रखें कि हेड नोट जो होता है वो जजमेंट के स्पिरिट को चेंज नहीं करता। जैसे कि हेड नोट में अलग बात लिख दी गई, कातिब ने वो गलती से हेड नोट में कोई चीज लिख दी, लेकिन जजमेंट अगर उसके बरअक्स है, जजमेंट में कोई और है, या जजमेंट में वो जो कहना चाह रहे थे ऑनरेबल जजेस साहिबान, जो जजमेंट में कहा, कातिब ने उससे अखज की कोई और बात और उसने कोई और चीज मेंशन कर दी, तो वो हेड नोट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हेड नोट बेसिकली जजमेंट का हिस्सा ही नहीं होते।
स्पिरिट किससे देखी जाएगी? वो स्पिरिट देखी जाएगी जजमेंट से। इसलिए जजमेंट को जरूर पढ़ा करें। मुझे अक्सर ये सवाल आता है कि जजमेंट पढ़नी कैसे है, जजमेंट फाइंड आउट कैसे करनी है। तो उसमें केस लॉस फाइंड आउट करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। छोटी सी एग्जांपल ये है, सपोज आप कवर की ये साइटेशन है, और इस साइटेशन में याद रखें, आप जब अपनी जजमेंट की कॉपी करवा के ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, उस वक्त कॉपी करवाने में बहुत जरूरी है एक चीज, वो ये कि देखें आपने भी कॉपीज दी, आपके जो रिस्पेक्टेबल ओपोनेंट साइड से आपके लॉयर हैं वो भी आगे आएंगे, वो भी देंगे। मे बी एक केस में 6-6 8-8 पार्टीज हों, वो सारे वकील आके देंगे। आप जब जजमेंट देंगे, अपनी जजमेंट की कॉपी जमा करा जाएंगे, तो ऑनरेबल कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ये जजमेंट कौन देगा, कौन दे गया है? उसमें सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट पे मुलाहिजा कर लें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये केस क्या है। सपोज ये रिवीजन है, आपने रिवीजन लिखी ऊपर, उसके नीचे केस टाइटल लिखा कि ए वर्सेस बी, वो केस टाइटल आ गया, और उसके नीचे आपने लिख देना कि ये कौन पेश कर रहा है, आप में से किस साइड पे ये पेश हो रही है, यानी मिन जानिब किस साइड से। उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। उर्दू में इसलिए हम लिख देते हैं कि वो जो स्टाफ ऑफ कोर्ट होता है उसको आसानी होती है ये रखने में। सिमिलरली वो ढूंढ रहे होते हैं तो इंग्लिश में जजमेंट क्योंकि इंग्लिश में होगी तो वो उसका हिस्सा नजर आएगी। उर्दू में करेंगे तो हम उर्दू में इसलिए लिख के भेजते हैं कि वो उससे आसानी हो जाती है। फिर जब ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट लिखवा रही होती है या उस रेलिवेंट एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर रही होती है, तो ऑनरेबल कोर्ट उस वक्त मुलाहिजा फरमाती हैं इस जजमेंट को। उस वक्त देखती हैं कि आपने जो जजमेंट दी है, तो जैसे ही वो उठाएंगी ऑनरेबल कोर्ट, तो उनको हेड नोट देखते ही पता चल जाएगा कि ये सिमिलरली ये जजमेंट आप रखते हैं वो किसी और फाइल में चली जाती है, वो गिर जाती है या टेबल पे ही पड़ी रहती है। तो जैसे ही स्टाफ ऑफ द कोर्ट वो उसको देखेगा, वो देख के जिसको भी मिलेगी वो फौरन देख लेंगे कि ये रिवीजन है, और ये रिवीजन फलां ए वर्सेस बी रिवीजन है, उसमें रख देंगे, जाके वो उस फाइल में रेलेवेंट फाइल में रख देंगे। ये सबसे बड़ा फायदा होगा, आपने जब टाइटल वहां पे लिखा होगा, केस का लिखा होगा, ये फायदा आपको उस वक्त होगा जब आपकी वो मिसप्लेस हो जाती है, फाइल से गिर जाती है या किसी और फाइल में लग जाती है। आपको पता है कोर्ट में 100 150 फाइल्स पड़ी होती हैं, उसमें रश ऑफ वर्क की वजह से ऐसा हो जाता है। उसमें जैसे ही मिलेगा तो स्टाफ अब रेलिवेंट फाइल में आपको ये प्लेस कर देगा। सिमिलरली जब ऑनरेबल कोर्ट इसको पढ़ेंगी, जजमेंट अनाउंस करने से पहले वो चाहेंगी कि इस पॉइंट पे जो वकील साहब आर्ग्यू कर गए, इस पॉइंट में जजमेंट कौन सी दी है, या उसके अदरवाइज देखें, हम तो रिटन आर्गुमेंट भी अपने केसेस के साथ देते हैं। तो रिटन आर्गुमेंट में मैं जो आपको पता है लॉ पॉइंट वहां पे लिखता हूँ, उसके साथ वो साइटेशन कोड करता हूँ। तो जैसे ही वो सपोज के लर्नर जज साहब हमारी वो पढ़ रहे हैं, हमारा वो पॉइंट पढ़ रहे हैं, अब वो फैक्ट उन्होंने पढ़ दिया, फैक्ट के बाद उसके लॉ पॉइंट पे जब आएंगे पढ़ेंगे तो उस पे वो चाह रहे हैं, मे बी वो कंफ्यूज हो, वो चाह रहे हैं कि ये जजमेंट जो कोर्ट की है वो कौन सी है। तो वो जैसे ही निकालना शुरू करेंगे ना, उन्होंने सपोज निकाला 2023 सीएमआर निकाल रही, हमारे सामने से उन्होंने उठाया, वो लेंगे। तो अब ये मैंने भी 2023 एससीएमआर दी हुई है, दूसरी साइड से भी 2023 एससीएमआर आ गई, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये किसने दी है? तो फिर आपने लिखा होगा कि मुंजानिब या फ्रॉम, आप लिख देंगे, या पेश करदा, आपने जब लिखा होगा तो वो समझ जाएंगे कि ये साइड पे, फिर वो निकालेंगे और निकाल के उसको पढ़ लेंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, आप हाईलाइट कौन सा पोर्शन करेंगे इसमें, जो आप साइटेशन जो आप जजमेंट दे रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये कि आपने कौन सा पोर्शन हाईलाइट करके देना है ऑनरेबल कोर्ट को। नंबर वन आपने उसमें से जो हेड नोट है उसको हाईलाइट करना है। सपोज एक जजमेंट में कोई 10 के करीब हेड नोट्स, या जैसे वो के इतने लॉ पॉइंट्स हैं, वो जितने लॉ पॉइंट्स होते हैं उनको हेड नोट की सूरत में लिखते हैं। आपने सिर्फ वो लॉ पॉइंट हाईलाइट करता है जो आपकी फेवर में आता है, ताकि जैसे ही लर्नर जज साहब उसे निकालें, वो पढ़ने लगे तो ऊपर साइटेशन निकालें, साइटेशन से डायरेक्ट वो उस पोर्शन पे जाएं, पिन पॉइंट करके कि जी ये पोर्शन है। अब इस पे वो जब एग्री कर जाते हैं, सपोज वो उन्हें अपील करती है बात की, यार बात इनकी ठीक है, जैसे अपील करती है, लेकिन वो इसमें डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे ही डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो वो जैसे ही वो करेंगे तो आपने आगे जाके उसमें जो रेलिवेंट पोर्शन होता है उसको, सपोज इस जजमेंट में पैरा नंबर 12 रेलिवेंट है, तो वो डायरेक्ट पैरा नंबर 12 भी आपका उसी तरह हाईलाइट हो, उस तरह हाईलाइट होगा। तो इसमें पेन्स के यूज का ये है कि सपोज 3 हेड नोट हैं,
आपने तीन के तीन हेड नोट आपको फेवर कर रहे हैं, तो आप एक हेड नोट को येलो से हाईलाइट कर दें, एक को ग्रीन से हाईलाइट कर दें, एक को रेड से हाईलाइट कर दें। ये तीनों को जब हाईलाइट करेंगे ना आप, तो उसमें आप आगे जाके जिस हाईलाइटर से आपने ये हाईलाइट किया होगा, उसी हाईलाइटर से आगे आप जजमेंट का जो पोर्शन, रेलेवेंट पोर्शन है, ऑपरेटिव पैरा जिसे कहते हैं, ऑपरेटिव पैरा जिसे आप कहते हैं, आप ऑपरेटिव पैरे को, उसे ऑपरेटिव पैरे पे आप जाएंगे। जैसे ही आप ऑपरेटिव पैरा निकालेंगे, तो ऑपरेटिव पैरा भी उसी हाइलाइटर से होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट को ये भी समझने में आसानी होगी कि ये येलो है, तो आगे येलो हाईलाइटेड पोर्शन जो है वो आपने निकाल लेना और येलो हाईलाइटेड पोर्शन को ही कर देना। ये आसान तरीका होता है। इस तरह इसमें याद रखें, आप ये याद रखें। और मीनवाइल एसोसिएट्स के लिए एक अहम बात, तमाम एसोसिएट्स के लिए सबसे प्यारा एसोसिएट, सबसे जो डिवोटेड एसोसिएट होता है, जो कोर्ट को भी अच्छा लगता है, जो आपकी पार्टी को भी अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात जो अपने सीनियर को सबसे अच्छा लगता है, वो होता है कि जिस वक्त जो भी रेलेवेंट बुक या रेलेवेंट रेफरेंस जब सीनियर अपने आर्गुमेंट में दे रहा हो, चाहे वो पेश करे या ना करे, तो उसका हाथ फौरन जहां पे बुक्स पढ़ी हैं उन पे होना चाहिए। सपोज मैं आर्ग्यू करता हूँ, आई एम थैंकफुल टू ऑल कि आप सब इतनी मेहनत करते हैं और सबको पता होता है ये कौन सा लॉ बयान कर रहे हैं, आप निकाल के मेरे सामने रख देते हैं। तो उसका आसान तरीका जो एसोसिएट के लिए है, एसोसिएट को चाहिए कि वो इतना कमिटेड हो कि उसे पता हो कि जिस कोर्ट में हम आर्गुमेंट करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी बुक इस्तेमाल होनी है। हाई कोर्ट में जब पेश हो रहा हो तो एसोसिएट का ये काम है, या क्लर्क का काम, अगर क्लर्क लायक हो, हम जिसे असिस्टेंट कहते हैं, यहाँ मुंशी कहा जाता है, हम उसे असिस्टेंट कहते हैं यहाँ पे हमारे ऑफिस में। मुंशी साहब, असिस्टेंट साहब का जो, या इन सब को छोड़ें, क्योंकि हाई कोर्ट में आप एज एन एसोसिएट पेश हो रहे हैं अपने सीनियर के साथ। आपके लिए मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि ये किया करें कि आप वो जो भी केस लॉज आप पेश करने जा रहे हैं, वो एक पेज पे अलग से लिखें, वो साइटेशंस लिखें, वो बुक्स लिखें, और बुक्स और साइटेशन लिख के जाके स्टाफ ऑफ कोर्ट असिस्टेंट होता है, स्टाफ ऑफ द कोर्ट होता है, आपने उन्हें जाके दे देनी है कि जी ये जजमेंट हमारे केस में होंगी। वो कैसे, आपने एक पेज लेना है, पेज के ऊपर लिखना है कि हम इस यानी लिखेंगे क्रिमिनल अपील नंबर सो एंड सो। अब उसमें नीचे आप लिखेंगे कि सीआरपीसी तो डेफिनेटली होगी, एविडेंस एक्ट हो सकता है उसमें हो, या जो भी रेलेवेंट बुक होगी वो हवाला देना। उसके नीचे आपने साइटेशंस नोट कर देनी है कि ये साइटेशन हम पेश करेंगे। स्टाफ ऑफ द कोर्ट हाई कोर्ट में ये करता है कि वो बुक्स पहले से अरेंज करके रख लेता है। अब तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ कोर्ट्स में तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, जजमेंट्स नहीं सुनी जाती। लेकिन मेरा मुखातिब उन कोर्ट्स के लिए जो इन पे इंटरेस्ट लेते हैं और अप्रिशिएट करते हैं आपकी जजमेंट्स को और आपकी मेहनत को। यकीन करें कि जहाँ पे आप मेहनत करके जाते हैं, जजेस आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो सुने ना सुने, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये ऑफिस मेहनत कर गया है। मैं आता हूँ उस पे अपने पॉइंट पे कि आप जब देंगे, जैसे ही आपने वो दिया, आपका आप निकालेंगे अपनी बुक, तो एट द सेम टाइम वो स्टाफ ऑफ द कोर्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आप डिस्कस करें स्टाफ ऑफ द कोर्ट उस बुक को देख रहे हैं। वो जैसे ही कोर्ट में आप शुरू करेंगे वो पेश कर देंगे। लेकिन जहाँ पे वो बुक्स अवेलेबल नहीं होती, आपके अपने पास वो बुक होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास बुक है, अब इसमें हम लोगों ने, ये हमारे पास पीसीआरएलजे है, पीसीआरएलजे में जो कॉपी करवाई है वो हम उसमें रख दें, और इस तरह कॉपीज ऊपर नीचे कॉपीज इस तरह पड़ी हो, हर एक बुक में इस तरह हमारी जब कॉपी पड़ी होगी, ठीक है। जैसे ही उसमें मैं सपोज आर्ग्यू कर रहा हूँ और मैंने आर्ग्यू करते करते मैंने वहां पे कह दिया जी पीसीआरएलजे 2016। अब मैं जैसे ये बात करूंगा ना, तो मेरे एसोसिएट जो होंगे वो मुझे वो पीसीआरएलजे 2016 निकाल के मेरे सामने ऐसे वो रख देंगे। जब ये मेरे सामने ऐसे आएगी और मैं ऐसे देख रहा हूँ, यकीन करें इसमें आप एसोसिएट्स का जो इंप्रेशन कोर्ट पे जाएगा, आप एसोसिएट का वो इंप्रेशन जो क्लाइंट पे जाएगा, उन्हें पता होगा कि इस केस में अगर मेरे काउंसिल के अलावा अगर किसी ने मेहनत किया तो वो ये है। तो वो फिर आपको इम्पोर्टेंस उसी तरह देंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। सिमिलरली आप अपने काउंसिल के अलावा, सीनियर के अलावा जब कोर्ट में अपीयर होंगे, तो उन्हें पता होगा यार ये बड़ी मेहनत करके आता है लड़का। देखिए, मैं अब जिस कोर्ट में जा रहा होता हूँ, जजेस मुझे तकरीबन जानते होते हैं, कोई नए जज ना आए तो बाकी मुझे जानते होते हैं।
उन्हें पता है कि अफजल जदून कौन है, लेकिन अहमियत जो होती है कि जब एज एन एसोसिएट आप वहां पे परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वैसे तो हम सारे चुप करके पीछे खड़े होते हैं, लेकिन जो दर्जन 2 दर्जन बंदों में जो परफॉर्म करेगा ना वहां पे, उसको कोर्ट देख रही होगी और उसको कोर्ट से प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी। सिमिलरली अब आते हैं कि हम जब पेश करते हैं, आपने ये बुक मेरे हवाले कर दी, अब सपोज ये जजमेंट मेरे पास आप किसी वजह से अर्जेंसी की वजह से कॉपी नहीं करवा सके, उस सूरत में आपने करना ये है कि एक फ्लैग लेना है। फ्लैग हर वक्त हर एक की पॉकेट में होते हैं, होने चाहिए। एसोसिएट की या जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनके पास फ्लैग हर वक्त होना चाहिए। आप फ्लैग निकालते हैं, लगा देते हैं। सपोज किसी के पास किसी वजह से फ्लैग नहीं है, तो एक पेज वहां से थोड़ा सा उस पेज को फ्लैग की तरह बनाएं, और वो जब आप अपने सीनियर को पेश करते हैं, तो सीनियर को पेश करते हुए ना आप उसको फ्लैग उसका इस तरह फ्लैग बना लिया, और फ्लैग बना के ना आपने वो पेज निकाला और पेज निकाल के यूं अपने सीनियर के हवाले कर दिया। अब जैसे ही 2016 मैंने डिस्कस की, मैं आऊंगा, मैं ऐसे आके उसको खोलूंगा, जैसे ही मैं खोलता जाऊंगा, खोलूंगा, देखूंगा, अब इस पे हाईलाइट हुआ होगा अगर रेलेवेंट पोर्शन, तो मुझे भी आसानी होगी, मैं डायरेक्ट उस पोर्शन पे जाऊंगा। सिमिलरली जब हमारी ये साइटेशन हाईलाइटेड है, जब ये हाईलाइटेड होगी तो ये पोर्शन मैं दूंगा, तो ऑनरेबल जज साहब देखते जाएंगे। आप देखेंगे, आप देखते हैं कि हम जब आर्ग्यू कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कोर्ट में, कोर्ट हमारे साथ चल रही होती है। देखें, एक वकील की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो कोर्ट के साथ चले, यानी कोर्ट जैसे चाह रही है वकील चले। लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी उस वक्त वकील की होती है कि जब ऑनरेबल कोर्ट वकील के साथ चले। उन्हें पता हो कि ये जिस साइड पे लेके जा रहे हैं ये हमारा टाइम जाया नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप कोर्ट के साथ चलें। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी की बात यह है कि जब आप कोर्ट में हो तो कोर्ट आपके साथ चल रही हो। ये किसी वकील की इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। देखें, जजमेंट लिखवाना फेवर में आए अगेंस्ट आए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक वकील की जिम्मेदारी क्या है? एक वकील की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने क्लाइंट के केस को ऐसे रिप्रेजेंट करे कि खुदा नास्ता जजमेंट खिलाफ भी आ जाए तो क्लाइंट ये कहे कि मेरे केस के साथ इन्होंने इंसाफ किया, मेरी बात इन्होंने प्रॉपरली समझा दिया, ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट कर दिया। हम तो असिस्टेंस के पैसे लेते हैं ना। देखें, एक फैक्ट्स को हमसे बेहतर क्लाइंट जान रहा होता है। अगर फैक्ट्स ही बयान करने हो तो अगर वो क्लाइंट, उसे आपको फीस देने की क्या जरूरत है? अगर क्लाइंट को ये पता है, इस बात का क्लाइंट को अंदाजा है यार कि ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कितनी नाकामी की बात है कि जब कोई क्लाइंट कहे ये गलत है, मैं भी दस दे जज साहब। मजा ये है कि आपने उसकी बात को बेहतरीन अंदाज से पेश करना है। उसने आके सिंपली कहना जी सर पे चोट लगी है जी, सर फट गया और ये आई। आपने इसको इस तरह नहीं देखना, आपने उसे देखना है जी ये 337 कौन सा लगा है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, कितनी चोट आती है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट होता है, सर पे आती है तो कौन सा लगता है, अगर हेड पे लगती है कौन सा है, फेस पे लगती है कौन सा, लोअर पोर्शन पे लगती है तब कौन सा है। ये फैंसीज आपको बताओ, और वो फिर बात हो कि जब आप जजमेंट लें और जजमेंट लेके आप निकालें और आप जज को बताएं ना कि दांत का कितना पोर्शन टूटे तो इस पे सलाई के तलाफिज लगेगा कितना, यानी हर एक का अलग है। यकीन करें मजा उस वक्त आता है जब आप लेके जाते हैं, आप देखते हैं हमारा माशाल्लाह जजेस सुन रहे होते हैं कितनी दिलचस्पी से, और आप देखते हैं कि वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हैं हमारे साथ, कोर्ट भी एंजॉय कर रही होती है, हमारा क्लाइंट भी एंजॉय कर रहा होता है, और सबसे ज्यादा ये कि मजा हमें आ रहा होता है। तो आप जैसे ही ऐसा हो तो आप, अगर वो नहीं है तो आप फ्लैग लगा के पेश करें। इसके अलावा भी एसोसिएट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट वो ये, देखें जब भी ऑफिस में भी हम होते हैं, मुझे कोई जजमेंट जरूरत पड़ती है, आपके सीनियर को जब कोई जजमेंट जरूरत पड़ती है, ठीक है, इवन आपके कोलीग को, आपसे कम प्रैक्टिस वाले दोस्त को कोई जजमेंट जरूरत पड़ती है, तो जजमेंट भी ढूंढ के निकाल के देने का तरीका ये नहीं होता कि आप बुक उठा के उनके सामने रख दें। इसका तरीका ये होता है कि आपसे उन्होंने कोई मांगी जजमेंट की चीज, ये मुझे दे दें, आप वहां से वो साइटेशन पता करें, साइटेशन पता करके बुक उठाएं, रेलिवेंट बुक उठा के उसको बुक को खोलें। और एक बात का बड़ा ख्याल किया करें, यहाँ पे होता ये है कि बुक्स हमारी पड़ी होती हैं, वो ओपन पड़ी होती हैं, उन पे डस्ट लग चुकी होती है। समटाइम्स मैंने देखा है क्लर्क या एसोसिएट आके उसी बुक को उसी तरह उठा के हवाले कर देते हैं, कोर्ट में भी लेके जाते हैं, डस्ट लगी होती है। उसमें सबसे अहम प्रोसीजर ये होता है कि आप जैसे ही देखते हैं बुक, आप अपने स्टाफ को कहें जी कि आपको बुक साफ करके दें, वो आपको झाड़ के अच्छी तरह से वो बुक आपके हवाले करे। आपने ये करना है एसोसिएट्स ने कि वो बुक लेनी है
बुक में रेलिवेंट पेज पे जाना है। आप देखें कि रेलिवेंट पेज पे जाके उस बुक को उस पेज पे जाके आप फ्लैग लगाएं। फ्लैग लगा के आप उस उनके हवाले करें। और इससे भी बेहतर तरीका ये होता है कि जब एक ही बुक अगर आपसे किसी सीनियर ने मांगी है, उन्होंने कहा है तो एक ही बुक देनी है, तो आप उस बुक में फ्लैग भी लगाएं और उसका पोर्शन इस तरह करके खोल के उनके सामने रखें। और इससे खूबसूरत बात ये है, इससे भी खूबसूरत बात ये है कि अब सपोज 20-25 पेजेस पे ये जजमेंट है, अब आपने ये सामने रख दी। इससे भी बेहतर होगा कि एक आध मिनट आप लें पहले और लेके आप ढूंढें, उसका ऑपरेटिव पैरा निकालें या उसका हेड नोट निकालें, जो भी आप बताना चाहते हैं वो ऑपरेटिव पैरे को निकाल के आप उनके सामने रखें। सर ये ऑपरेटिव पैरा ये है, ठीक है। आप तो याद रखें, कोर्ट्स में मैंने अक्सर देखा है कि जजेस कह रहे होते हैं जी आप ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ दें, तो ये नहीं पता होता, लोग हेड नोट पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हेड नोट बिल्कुल अलग चीज है जो जजमेंट का ऐसे नहीं है। तो हेड नोट नहीं पढ़ना, आपने उसमें आके ऑपरेटिव पैरा ही वहां पे आके आपने ऑपरेटिव पैरे को ही पढ़ना है। इसमें अहम बात ये कि देखा करें जो भी जजमेंट होती है, जिस हवाले से जजमेंट होती है, उसको वो देखें कि इस जजमेंट में जो पोर्शन है वो कहीं इसके जो रिजल्ट है वो हमारे अगेंस्ट तो नहीं है कहीं। तो इसमें जजमेंट को आप जब कोर्ट में पेश करें, सबसे पहले अपने सीनियर को ऐसे दें। उसके अलावा आप अपनी टीम के साथ खड़े हों तो आपको पता हो कि कौन सा केस लॉ है, वो केस लॉ खोल के अपने सीनियर को दें। आपका सीनियर भी फैसिलिटेट होगा और कोर्ट का माहौल इतना खूबसूरत बन जाएगा। और आपकी यानी वहां टीम वर्क आपका पता चलेगा कि टीम वर्क कितना है। देखिए कुछ स्टेजेस होती हैं मैंने एक वीडियो का कुछ ऐसा पहले अपलोड की थी कि आप फेवरेट एसोसिएट कैसे बन सकते हैं। अगर आपके पास नए दोस्तों के पास टाइम हो तो वो जरूर देखिएगा यूट्यूब पे कि आप अपने ऑफिस में फेवरेट एसोसिएट ऑफिस के कैसे बन सकते हैं। उसमें ये बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। आज मैंने इसमें ये कोशिश की कि आपको ये बताऊं कि कैसे किस तरह एक जजमेंट आपने ढूंढनी है, किस तरह उस जजमेंट को ढूंढ के वो कोर्ट में पेश करनी है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो जो हमारी बात इसमें रह गया हो, क्योंकि ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो वो लाजमी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो हम उस पर इंशाल्लाह मजीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल जी बहुत सारे दोस्तों की तरफ से पूछा गया, दोस्तों ने हुक्म फरमाया कि ये बताएं कि लॉ जर्नल्स में से कोई जजमेंट कैसे ढूंढी जा सकती है। तो लॉ जर्नल्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि 22 तरह के लॉ जर्नल हैं, लेकिन उन 22 तरह के पाकिस्तान में जो लॉ जर्नल आते हैं उनमें से अपनी जजमेंट को कैसे, अपने जो रेलिवेंट आपको सपोर्ट कर रहा होता है केस लॉ, उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। उसके लिए ये है कि मैं सपोज आपने हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन में मर्डर हो गया, मर्डर में कंप्लेनेंट ने वहाँ एलिगेशन लगाया, उन्होंने 164 की स्टेटमेंट भी जमा करा दी और 164 की स्टेटमेंट में उन्होंने पहले अपने 161 और फिर 164 की स्टेटमेंट में सिंपली पॉइंट आउट नाम लिया जी कि ये फलां बंदा भी था और उसने ये फायर किया, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई किसी किस्म की एविडेंस उसने नहीं दी। यानी हमारे अगेंस्ट सिर्फ 164 की ही स्टेटमेंट उसकी मौजूद है, यह एक मेयर एलिगेशन है हमारे ऊपर। उसके अलावा उसने किसी तरह का कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल या कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं की। अब इसमें हमारे पास दो स्टेजेस हो सकती हैं। एक स्टेज ये है कि अभी हम बेल स्टेज पे हैं, क्रिमिनल में आप देखते हैं कि बेल स्टेज पे तो हमें बेल चाहिए। अब बेल में भी हम लोगों ने देखना है कि ये हमारा जो अक्यूज्ड है वो आफ्टर अरेस्ट में है या प्री अरेस्ट में है या ये ट्रायल पे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जजमेंट में आपने देखना होता है कि ये किस स्टेज पे है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बेल स्टेज पे आके लोग जजमेंट ट्रायल की दे रहे होते हैं कि ट्रायल में एक्विट कर दिया गया तो वो ये आगे लाते हैं। देखें बेल स्टेज में टेंटेटिव असेसमेंट करनी होती है, ट्रायल में केस के मेरिट को डीपर एप्रिसिएशन की जाती है उसमें कि क्या ये बनता है या नहीं बनता। इसी प्रपोजिशन को हमने डिस्कस करना है। तो देखें सबसे पहले नए दोस्तों के से मैं मुखातिब हूं, तो सबसे पहले आप देखें कि आपका ये किस साइड पे आ रहा है। तो ये क्रिमिनल केस आपका बनता है। जब आपको मर्डर में या क्रिमिनल में चाहिए तो क्रिमिनल में आप देखेंगे कि कौन कौन से डाइजेस्ट आते हैं।
क्रिमिनल में सबसे पहले सबसे बड़ा डाइजेस्ट आप देखेंगे SCMR आता है, उसके बाद आप देखेंगे PCRLJ आता है, जो एक्सक्लूसिव क्रिमिनल की जजमेंट्स उसमें होती हैं। PLD में भी क्रिमिनल आता है, PLD में भी क्रिमिनल बताया जाता है। CRC है, उसमें क्रिमिनल की जजमेंट्स होती हैं। आप देखें आपने इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आप जब ये ढूंढना शुरू करेंगे तो इसमें सपोज मैंने ये जजमेंट ढूंढनी है SCMR में। SCMR 2023 सबसे लेटेस्ट आ गया, इसका 8वां शुमारा इस वक्त मेरे पास है। मैंने जब ये SCMR खोलना है जजमेंट ढूंढने के लिए, SCMR में सबसे पहले तो जो इंडेक्स इसकी आएगी, हम इंडेक्स में अब सब्जेक्ट इंडेक्स आएगी, उसमें हम देखेंगे। इससे पहले हमारा सबसे पहले आप देखेंगे कंटेंट्स जो हैं वो टॉपिक्स के साइटेड के हवाले, साइटेशन के हवाले से आएंगे। उसमें क्या है, ये मैं आपको तस्वीर भी इसकी शेयर कर देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन 20 के करीब इसमें जो है वो इंडेक्स में दिए गए हैं टॉपिक्स। अब 20 के करीब टॉपिक्स में मुझे क्या ढूंढना है। मुझे सबसे पहले, मैं क्योंकि इसमें आफ्टर रेस्ट बेल के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो आफ्टर रेस्ट का मुझे पता होना चाहिए कि वो CRPC के तहत होती है। CRPC में 497 डील करता है। तो मैंने अब CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस इंडेक्स में देखना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहाँ पे है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ भी है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोई 6 नंबर पे इस पे आता है। अब मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जब जाना है तो आगे मैंने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सा डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे अगर 497(1) मुझे मिल गई है कि उसकी एक जजमेंट यहाँ पे 497(1) और 497(2) के हवाले से जजमेंट है। अगर यहाँ पे 497 के हवाले से, क्योंकि मुझे जरूरत वो है, ना होता तो ये डाइजेस्ट मेरे किसी काम का नहीं था। आपको सिर्फ इंडेक्स को देख के ही पता चल जाता कि ये डाइजेस्ट आपके किसी काम का नहीं है। सपोज यहाँ पे आपका वो नहीं होता तो आपको ये छोड़ देना चाहिए था, आप दूसरा डाइजेस्ट देखते। मुझे क्योंकि लकीली ये हुआ कि मैंने जो पहला शुमारा उठाया, पहले रिसाले से ही मुझे ये पता चल जाए, मुझे इसमें मिल गया कि 497 में इसमें है। अब मैं देखता हूँ कि ये 497(1) जो है CRPC वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि पेज 5 पे अवेलेबल है ये। अब मैं डायरेक्ट पेज 5 पे चला जाता हूँ कि पेज 5 पे जो सब्जेक्ट इंडेक्स है उसमें 497 की 2 जजमेंट्स इस पे मेंशन की गई हैं। 2 जजमेंट्स ही इसमें इस शुमारे में है जो 497 के हवाले से मुझे जो जरूरत है। मैं जब ये पढ़ना शुरू करता हूँ कि यहाँ पे 497(2) आ गया, इसमें पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 302। अब जो इम्पोर्टेंट है कि मुझे चाहिए किस लिए, क्या मुझे 302 के लिए चाहिए, 324 के लिए चाहिए, 337 के लिए चाहिए, 452 के लिए चाहिए, 380 के लिए चाहिए, मुझे किस सेक्शन में वो जरूरत है। अब मुझे 497 तो मिल गई। अब मैंने आगे जब पढ़ना है तो पता चला जी कि ये सेक्शन 302, 324, ये यहाँ पे मेरे काम की 2 चीजें निकल आई। अब यहाँ पे आई तो मुझे समझे कि मैं अपना रेलिवेंट, शायद अब इसमें प्रोपोजिशन मेरी तरह की हो, तो मैं जब इसे पढ़ूंगा तो इस पे आगे फिर शॉर्ट लिखा हुआ है कि कत्ले आमद है, अटेम्प्ट टू कत्ले आमद है, कॉमन इंटेंशन है, अनलाइसेंस्ड पोजेशन ऑफ आर्म्स है और बेल ग्रांट ऑफ है। जब ये देखूंगा इसमें हो सकता है लिखा हो बेल रिफ्यूज, यानी अगर तो मैं प्रोसिक्यूशन साइड पे हूं तो मुझे बेल रिफ्यूजल पे चाहिए, फिर मैं आगे पढ़ूंगा। अगर बेल ग्रांट ऑफ पे है तो फिर मुझे पढ़ने का फायदा कोई नहीं, ये मुझे फायदा नहीं देगी। तो क्योंकि टाइम कम है, मैंने अपने रेलिवेंट ढूंढना है, तो उसमें मैं क्योंकि ग्रांट ऑफ लिखा है, अब मेरा इसमें इंटरेस्ट ये हो गया कि मेरे जो मुलजिम है उससे भी आर्म, अनलाइसेंस्ड आर्म उससे भी रिकवर हुए हैं। अच्छा, मेरे मुलजिम है जो 302 में भी है, 324 में भी है। अब और इसमें 324 में बेल ग्रांट हुई है, तो फिर मुझे देखना चाहिए कि ये क्या है। इसमें आगे जाके मैंने जब देखा तो लिखा है कि नो डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द अक्यूज्ड, counsel for complainant and law officer could not point out any material connecting the accused with the crime at present stage except the statement of the complainant under section 164 CRPC। अब यहाँ पे आ गया, मुझे ये मिल गया जी मेरा कि वो उन्होंने कह दिया जी कि 164 के अलावा, यानी एग्जैक्ट 100% वो जजमेंट मिल गई जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब मैंने क्या करना है कि ये जजमेंट मैंने डायरेक्ट चला जाना है। यहाँ तो थी मुझे ये, हाँ इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि मैंने देखा ये अब किस पे है, तो ये आगे लिखा कि
514 पेज पे ये आपको जजमेंट 1514 सफ़ा पे ये जजमेंट चली जाएगी। तो मैं इस डाइजेस्ट से डायरेक्ट 1514 सफ़े पे चला गया हूँ। अब मैं 1514 सफ़े पे जब आया हूँ तो यहाँ पे ये जजमेंट मुझे मिली है, जहाँ पे हेड नोट वही है जो सब्जेक्ट इंडेक्स में हेड नोट दिया गया था, वही हेड नोट ये है। अब मैंने उस हेड नोट से देखा तो उसके नीचे मैंने जब हेड नोट मुकम्मल हुआ तो वहां देखा कि 15 ए पे, यानी मेरा ये हेड नोट, ये मुझे ऑपरेटिव पैरा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये जजमेंट काफी सफे की भी हो सकती है। ऑपरेटिव पैरा मुझे मिलेगा 15 ए पेज, 15 पेज पे, और उसमें जो कॉलम उन्होंने ए लिखा हुआ है उस कॉलम ए में मुझे मेरी ये रेलेवेंट जजमेंट मिल जाएगी। तो मैंने जब ऑनरेबल कोर्ट में अपीयर होने ये जैसे ही मिलेगी और ग्रांट ऑफ 100% मेरे मुताबिक हो गया, मैंने इस पे फ्लैग लगा लिया। इसकी जो मैंने कॉपी ली, इसकी जो मैंने कॉपी कराई, कॉपी को हाईलाइट कर लिया। याद रखें, बुक में जब आप एक हेड नोट लिखा हुआ है और उस हेड नोट को आपने हाईलाइट कर लिया, अब इसमें लकीली एक ही हेड नोट है, एक ही चीज है, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन एक जजमेंट जिसमें 5-7 हेड नोट्स हैं, आपने एक हेड नोट हाईलाइट कर लिया, तो आपको जब दोबारा ये जजमेंट किसी में जरूरत पड़ेगी, हो सकता है उसमें बाकी 2 हेड नोट आपको जरूरत हो, तो आप जब आप वहां पे ले जाएंगे तो आपको पढ़ने में से मुश्किल होगी। वहां पे मुश्किल ये पेश आएगी कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये मैंने कौन से हाईलाइटेड हेड नोट करना है। इसलिए इसमें हाईलाइटेड जो पोर्शन करना है वो आपने फोटो कॉपी पे करना है, इसलिए यहाँ पे आपने इसको हाईलाइटेड नहीं करना। इसमें बेहतरीन तरीका इसका यह है कि जब आप इस जजमेंट को पढ़ रहे हो तो लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल से इस जजमेंट में आप देखें कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका आपको पता नहीं, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका आपको पता नहीं। जैसे ही आपने सपोज पढ़ना शुरू किया कि 3 to 4, अब मेरे जहन में आना ये था 3 to 4 क्या है, अगर मुझे पता है तो मैं स्किप कर दूं, तो मैं पहले पीपीसी को निकालूं और पीपीसी को निकाल के मैं 3 to 4 की साइड पे आ जाऊं। मैं 3 to 4 पे आऊं पीपीसी को निकाल के, और मैं पढ़ूंगा 3 to 4 क्या है। एक तो वो क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद आप आते हैं, कोई फ्रेज लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, वोकैबुलरी ऐसी है जिसमें आपको नहीं पता, उसको लेड पेंसिल से, याद रखें, लेड पेंसिल से उसकी साइड पे आप उसका जो मानी है वो लिख लें, ताकि आप दोबारा जब भी पढ़ें आपको आसानी हो। और आप जब तक इस तरह 2-4 दफा लिखेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आपने इसको इस जजमेंट में से अपना मर्जी का जो आपने वो निकाल लिया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, साइटेशन सर्च करने के हवाले से, कोई भी जजमेंट प्रोड्यूस करने के हवाले से और सर्च करने के हवाले से। यहाँ पे ये है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि अक्सर हम जब कोर्ट में अपीयर होते हैं या एसोसिएट को कहते हैं यार कि मुझे ये फर्दर इंक्वायरी पे कोई जजमेंट निकाल के आप दें। सिमिलरली मैं अपनी ये प्रोपोजिशन डिस्कस करता हूँ उन पे कि लाश की आंखें खुली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि कोई वारिस वहां पे मौजूद नहीं था। अब होता ये है कि मुझे ये जजमेंट रिक्वायर्ड है 497 के लिए, ठीक है। तो होता ये है कि अक्सर हम जो एसोसिएट्स निकाल के ला रहे होते हैं जजमेंट, वो जजमेंट ट्रायल पे होती है। अब ट्रायल क्या है, याद रखें, जब भी आप यहाँ पे देखेंगे आप सीआरपीसी में आ गए, सीआरपीसी में 497 पे आ गए, फिर आपको रेलिवेंट वो जजमेंट मिलेगी। लेकिन आपको जजमेंट अगर ट्रायल की जरूरत है तो फिर आप इसमें 497 में आपको नहीं मिलेगी। फिर आप जाएंगे, जैसे आप पीपीसी आपने ढूंढा, पीपीसी में 302 आ गया। अब वहां पे जो पीपीसी में 302 होगा तो वहां पे जो एविडेंस होगी उसको अप्रिशिएट किया होगा, वहां पे लॉ पॉइंट डिस्कस होंगे, तो फिर वो जजमेंट जो आप ट्रायल पे देंगे वो अलग होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि देखें, प्री रेस्ट और आफ्टर रेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमारी वो वीडियो जिसमें हम लोगों ने प्री रेस्ट को डिस्कस किया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा जिसको जरूरत हो। प्री रेस्ट में आप जब आते हैं तो वहां पे भी मैंने देखा है जी कि प्री रेस्ट हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं और वहां पे जो साइटेशन कोड हो रही होती हैं, जो जजमेंट प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, वो आफ्टर रेस्ट की होती हैं। सिमिलरली आप जब प्रोसिक्यूशन साइड से हैं, कंप्लेनेंट साइड आके जजमेंट कर रही है, तो उस जजमेंट को आप नोट करें जो दूसरी साइड प्रोड्यूस कर रही है जजमेंट, उस जजमेंट को नोट करें। अक्सर ये होता है कि वो जजमेंट आप दे जाते हैं, ऑनरेबल जजेस साहब के पास भी इतना टाइम नहीं होता, वो उससे मे बी वो असर ले लें, उससे इफेक्ट हो, उससे अपना ओपिनियन बनाएं। आप उस जजमेंट को निकालें तो मे बी उसी जजमेंट में उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बात हो,
आप फिर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जी कि मेरे केस में ये चीज़ मुख्तलिफ है और ये चीज़ इस केस में नहीं थी। सपोज़ मैंने बताया कि सिर्फ 164 की स्टेटमेंट है और 164 की स्टेटमेंट में ये एक रीज़न तो हो सकता है कि उसके पास दीगर कोई मटेरियल नहीं है। तो आपने जब जजमेंट पढ़ी तो जजमेंट में आपको पता चला कि इसमें तो सिर्फ इस वजह से किया गया, जबकि आपके केस में तो उससे जो रिकवरी हुई है वो भी प्रूव हो रही है और उसके बाद विटनेसेस भी मौजूद हैं, मौके पे सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इस तरह का आपको जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल आपके केस में, फिर आप कहेंगे ये तो ये ग्राउंड पे है, मेरा केस इस केस से डिफरेंट है। फिर वो आप वो जो कोड करेंगे तो वो याद रखें कि 497 में आप देखेंगे मे बी जो जजमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रायल की हो, मे बी वो जो जजमेंट प्रोड्यूस हो रही हो वो 497 की और आपने 498 अपोज करना है। इसमें ये देख लिया करें। ये देखते हुए आप जब वहां पे करते हैं ना, जब जजमेंट हम पेश करते हैं बड़े ऑथेंटिक तरीके से जाते हैं, तो देखने वाले मुखालिफ वकील साहब भी और देखने वाले जज साहब को भी पता चल जाता है कि वकील साहब को जजमेंट ढूंढनी कोई नहीं आती। उनको ये नहीं पता कि साइटेशन क्या है, उनको ये नहीं पता कि जजमेंट क्या है, उनको ये नहीं पता कि हेड नोट क्या है, उनको ये नहीं पता कि इसमें जजमेंट क्या है, उनको ये नहीं पता कि हेड नोट की अहमियत क्या है और जजमेंट के ऑपरेटिव पैरा की क्या अहमियत है। इसमें अलग से जो एक वीडियो हेड नोट्स के मुतालिक है वो भी की है, कोशिश करेंगे कि हम इसे पोर्शन वाइज कर दें ताकि आप उसको पोर्शन वाइज देखते रहें। एक वीडियो कंप्लीट कर देंगे, एक पोर्शन वाइज कर देंगे। तो इसमें मेरी हम्बल सबमिशन तमाम दोस्तों से है कि बहुत जबरदस्त चीज है। जो वकील जजमेंट नहीं पढ़ता समझे कि वो वकील है ही नहीं। आप में डिफरेंस जो होता है, एक साइड पे बहुत सीनियर वकील खड़े हैं, एक साइड पे आप नई प्रैक्टिस वाले वकील हैं। दोनों में फर्क ये होगा कि जो सीनियर साहिबान है उनके पास टाइम ही कोई नहीं होता। वो क्लाइंट्स डील करते हैं, सोशल लाइफ होती है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं वो लेटेस्ट जजमेंट को देख के ना आए हों। आप उस लेटेस्ट जजमेंट को जब देख के जाएंगे तो जो बात आप वहां पे करेंगे ना, जो डिफरेंस होता है फर्क आप में, आपकी और दीगर बाकी कोई बंदा आके वहां पे बात करेगा एक ले मैन की तरह, लेकिन आप जब उस साइटेशन को कोड करके बात करेंगे तो फिर आपकी बात में वजन होगा। उस केस उस रेलिवेंट लॉ को उसकी सेक्शन को कोड करके करेंगे तो बात और होगी। तो इसमें ये इस तरह कोशिश करेंगे, ये इस तरह हम पढ़ना है अगर शुरू करें, पढ़ के इसे महफूज करने का तरीका जो इससे पहले होता था वो तरीका ये था कि रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे। रजिस्टर मेंटेन करने का एक अलग प्रोसेस है। जिन लोगों को शौक हो रजिस्टर से बेहतर चीज कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करें। लेकिन उसके साथ साथ जो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे दोस्त, वो अपनी फेसबुक पे अगर इसको सदका जारी, ये इल्म है, इसको सदका जारिया के तौर पे आपको जो अच्छा लगे, जो जजमेंट अच्छे लगे, उसे फेसबुक पे आप लगा दें तो ये आपका रजिस्टर ही बन जाएगा। अभी भी जिन दोस्तों को जरूरत होती है जजमेंट की, वो अपने फेसबुक के सर्च ऑप्शन पे जाएं। सर्च ऑप्शन पे जाने के बाद वहां पे अपना कीवर्ड लिखें, तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रॉपर जजमेंट हमारे ऑफिस से कोई ना कोई जजमेंट जो अपलोड की होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी ना मिले तो हमारा ऑफिस इस सर्विस के लिए पूरे पाकिस्तान में लॉयर्स के लिए, पाकिस्तान से बाहर लॉयर्स के लिए ये सर्विस हमारी है कि अगर किसी को किसी भी लीगल इशू में कोई मसला आता है तो वो हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे वो इस शेयर कर सकते हैं, मुझसे प्रपोजिशन पूछ सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में इस छोटी सी सर्विस हमें प्रोवाइड करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे एक बहुत बड़ा काम जो है वो ये ले ले और हम अपनी लीगल कम्युनिटी के लिए आसानी पैदा करें, ताकि हमारी लीगल कम्युनिटी में प्रोफेशनलिज्म प्रोवोक हो, प्रोफेशनलिज्म इनकरेज हो और दोस्त मैक्सिमम इसकी तरफ आए और बेहतरीन तरीके से वो अपना केस पेश करें। थैंक यू वेरी मच।